हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल भाई पढ़ लें। आज का हमारा टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटनी, और इसको हम कह सकते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता ही होगा कि कोई भी रिवॉल्ट इतनी आसानी से नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए तो एक थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। फिर 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बनती जा रही थी और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करती जा रही थी। इतना शोषण सिर्फ एक तबके का नहीं हो रहा था, इसमें बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, जैसे आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, पंडित मौलाना और रूलर्स। और इन्हीं सब का कारण रहा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसके मेन कॉजेज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में मेनली दो पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे जो रूलर्स थे वो बहुत हद तक ज़्यादा परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपनी एक पॉलिसी लाई जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के तहत कोई भी राजा अगर वो अकेला बचा है अपने शासन में, तब वो कोई भी सन अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो लास्ट रूलर है तो वो कोई भी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता और आगे उसका साम्राज्य नहीं बढ़ सकता है, फिर वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। और साथ ही साथ एक और पॉलिसी जो है सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी, इसको लॉर्ड वेलेस लेने चलाया था। इसमें क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स थे वो दूसरे राजाओं के पास जाकर उनसे एक एग्रीमेंट बनाते थे कि अगर कोई भी राजा उन राजाओं से लड़ाई करता है, उनकी बाउंड्री को कब्जा करने की कोशिश करता है, तब जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी हेल्प करेंगे और उनको ऐसा नहीं करने देंगे। तो ब्रिटिशर्स बहुत ताकतवर थे, तो लगभग सारे राजाओं ने उनसे ये पॉलिसी साइन कर ली और उनको ब्रिटिशर्स ने दूसरे राजाओं से तो बचाया, लेकिन खुद अपने अंडर में काम करवाना शुरू किया। और नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है और साथ ही साथ अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स यही नहीं रुकते, वो बहादुर शाह जफर की बहुत बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यार ये हमारे रूलर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा है एक पॉलिटिकल कॉज। आगे जाके देखते हैं हम कि मिलिट्री कॉजेज़ क्या रहे। मिलिट्री कॉजेज़ में बहुत सारे ऐसे कॉज हैं, जैसे ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, मतलब हमारे जो इंडियन सैनिक जो ब्रिटिश की आर्मी में थे उनको बाहर भेजा जाता था लड़ाइयाँ करने और उनका एक पार्ट बनने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ बनाया करते थे। दूसरा एक रीज़न है सैलरी का डिफरेंस। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी सैलरी ब्रिटिशर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। और एक और रीज़न है रैंक का। हमारे सोल्जर्स का रैंक बहुत ही कम था। जब दो सोल्जर्स हैं उनकी रैंक तो बराबर होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे उनकी रैंक हमेशा ज़्यादा रखते थे और हमारे इंडियंस की रैंक हमेशा कम रखते थे, और जब वॉर की सिचुएशन आती थी तो हमारे इंडियंस को ही आगे किया जाता था। ये बहुत बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमारे जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे और अपनी आवाज़ उठाने लगे। अब आगे जाके देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। सबसे पहले तो हमारे जो देश में जो तबका जो ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से परेशान था वो थे क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियंस और साथ ही साथ पीजेंट्स। क्या होता था, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड को इम्पोर्ट करते थे। अब फिनिश्ड गुड्स को एक बहुत सस्ते रेट में बेचा करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का भी है तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इससे हमारे जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियंस थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि वो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे। और साथ ही साथ पीजेंट्स का अगर यहाँ पर हम देखें तो उनसे बहुत ही हाई रेट पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया जाता था फार्मर्स और पीजेंट से। चलिए अब देख लेते हैं सोशियो और रिलीजियस कॉजेज। सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ सती और साथ ही साथ विडो रीमैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इंडिया में आने का अलाउ कर देना। इनसे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन लोग थे वो ये सोच रहे थे कि यार ये ब्रिटिशर्स होके फॉरेन से आए हुए लोग हमारे कल्चर में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। और जो क्रिश्चियन मशीनरीज थे सबसे बड़ा जो एक
डर जिनको था वो था हिंदुज़म और इस्लामिज़म के लोगों को। वो ये देख रहे थे कि क्रिश्चियन मर्सिडीज आएंगे और वो लोगों से बोलेंगे अपना धर्म चेंज करो, और कहीं ना कहीं फोर्स भी कर रहे थे और इन्फ्लुएंस भी कर रहे थे कि बाकी धर्म के लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करें और उनसे जुड़ जाएं। और ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ खेल रहे थे हमारे इंडियंस के साथ। चलिए तो आगे जाके देख लेते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कॉज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो है इमीडिएट कॉज। अब क्या होता है, 1857 में एक नई एनफील्ड राइफल ब्रिटिश इशू करते हैं। उस राइफल में क्या होता है, उसमें कार्ट्रिज होता है। उस कार्ट्रिज में अंदर गन पाउडर होता है और साथ ही साथ एक बुलेट होती है। अब वो कार्ट्रिज के ऊपर की जो लेयर होती है उस पर जो पेपर लगा हुआ होता है उसको ग्रीस किया जाता है फैट से, और वो फैट रहता है काऊ का और पिग का। ये सच में रहता है कि एक अफवाह रहती है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स को ये पक्का लगा कि वो काऊ के और पिग के फैट से बना हुआ है, तो उन्होंने वो राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया। और वहाँ से एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 की एक ज़ोरदार शुरुआत होती है और वो एक इमीडिएट कॉज बन जाता है। जो पहले इंडियन जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने इस रिवॉल्ट की शुरुआत की वो थे मंगल पांडे। ये तो रहे सारे कॉजेज़। आगे की वीडियो में हम देखेंगे स्प्रेड और फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो थैंक यू।